तो मतलब आज के ज्यादातर डिजिटल या कहिए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में एक पैटर्न सा बन गया है ना। हाँ बिल्कुल, एक फिक्स पैटर्न है। प्रोजेक्ट शुरू होता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और पर्दे के पीछे जो शुरुआती पार्टनर्स होते हैं, जो वीसीज होते हैं, उन्हें सस्ते में टोकन का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है। और फिर जब हम जैसे आम यूजर्स उस प्रोजेक्ट में आते हैं, हाँ, तो सारा का सारा रिस्क चुपचाप हम पे डाल दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो इस पूरे खेल को ही पलट दे। और देखिए, यही आज का हमारा टॉपिक है। हमारे हाथ में इंटरलिंक का व्हाइट पेपर है, उनके टोकनॉमिक्स पर कुछ लेख हैं और एक रिसर्च पेपर भी है। ये लोग सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं कि यूजर्स और बिजनेस के बीच बराबरी का रिश्ता होगा। इनका दावा है कि उन्होंने इसे अपने सिस्टम के डीएनए में डाल दिया है। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि इंटरलिंक एक सच्चा पीयर टू पीयर इकोसिस्टम आखिर बना कैसे रहा है, और क्या ये सच में उतना क्रांतिकारी है जितना सुनने में लगता है, या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का एक नया तरीका है। सही बात है। तो चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। चलिए, और इसे समझने के लिए हमें उस समस्या से शुरू करना होगा जिसे ये हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिप्टो की दुनिया की एक बहुत पुरानी और चुभनी वाली समस्या है। हाँ, और ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप किसी बड़ी पार्टी में देर से पहुंचे हो। हाँ, सही उदाहरण है। और तब तक सारा अच्छा खाना वो लोग खा चुके हो जो मेजबान के खास दोस्त थे। क्रिप्टो में ये खास दोस्त होते हैं शुरुआती निवेशक। हाँ, उन्हें टोकन कौड़ियों के भाव मिलते हैं, और जैसे ही प्रोजेक्ट पब्लिक होता है वो अपना प्रॉफिट निकालकर चले जाते हैं। नतीजा, टोकन की कीमत धड़ाम से नीचे। और नए यूजर्स को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या। इसे ही अदृश्य सेलिंग प्रेशर कहते हैं। और यहीं पर इंटरलिंक का मॉडल एकदम अलग है। उनका समाधान है एक ओपन ओटीसी मार्केटप्लेस। ओपन ओटीसी, हाँ, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर। यहाँ कोई छिपी हुई डील्स या बंद दरवाजों के पीछे समझौते नहीं होते। नियम बहुत साफ है। अगर किसी बिजनेस पार्टनर या किसी भी संस्था को इंटरलिंक के टोकन चाहिए तो उन्हें उस सीधे यूजर्स से एक खुले बाजार में खरीदने होंगे। एक मिनट, लेकिन क्या ये असल में काम करेगा? मेरा मतलब, बिजनेस तो हमेशा आसान और सस्ता रास्ता ढूंढते हैं। अगर उन्हें एक एक यूजर से सीधे मोलभाव करना पड़े तो क्या वो इस सिस्टम से दूर नहीं भागेंगे? वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के पास क्यों नहीं जाएंगे जहां उन्हें पर्दे के पीछे एक बड़ी और आसान डील मिल जाए? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब इंटरलिंक के विजन में छिपा है। देखिए, बिजनेस यहां सिर्फ टोकन खरीदने नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या खरीदने आ रहे हैं? वो एक बहुत कीमती चीज तक पहुंचने आ रहे हैं, वेरीफाइड असली इंसानों का एक नेटवर्क, बॉट से मुक्त। और उस नेटवर्क तक पहुंचने की कीमत वो यूजर्स तय करते हैं। अच्छा, इंटरलिंक यहाँ कोई मार्केट कंट्रोलर नहीं है। व्हाइट पेपर में भी वो साफ कहते हैं, वो सिर्फ एक सिस्टम ब्रिज है। वो यूजर्स और बिजनेस को मिलाते हैं और बाकी सब कुछ सप्लाई और डिमांड पे छोड़ देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनका दांव इस बात पर है कि असली वेरीफाइड यूजर्स का नेटवर्क इतना मूल्यवान होगा कि बिजनेस उस तक पहुंचने के लिए यूजर्स की शर्तों पर भी राजी हो जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दांव है। और इसी दांव की नींव है उनकी टेक्नोलॉजी। सही? बिल्कुल। हाँ, तो चलिए इस पर आते हैं। मार्केटप्लेस तो ठीक है, लेकिन ये वेरीफाइड यूजर्स कौन है? मतलब इंटरलिंक ये कैसे पक्का करता है कि एक ही व्यक्ति 1000 नकली अकाउंट बनाकर सिस्टम को धोखा न दे? यहीं पर इनका रियल ह्यूमन ब्लॉकचेन का आइडिया आता है ना? हाँ, और ये उनके सिस्टम का दिल है। ये प्रूफ ऑफ पर्सनहुड यानी पीओपी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब तक हमने ब्लॉकचेन में 2 बड़े मॉडल देखे हैं। पहला प्रूफ ऑफ वर्क, पीओडब्ल्यू, जैसा बिटकॉइन में है। हाँ, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर वाला जीतता है। सही। और दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस, जहां जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन होते हैं उसका नेटवर्क पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। और दोनों ही मामलों में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी की चलती है। एग्जैक्टली। लेकिन प्रूफ ऑफ पर्सनहुड इस पूरे समीकरण को ही बदल देता है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से वैल्यू का बदलाव है। वैल्यू का बदलाव कैसे? अब तक इंटरनेट पर वैल्यू का मतलब था आपके पास कितने पैसे हैं या कितनी कंप्यूटिंग पावर है। ये मॉडल कहता है कि असली वैल्यू आप हैं, एक वेरीफाइड इंसान। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। एक वेरीफाइड इंसान बराबर है एक नेटवर्क नोड के। मतलब ये इंटरनेट की नागरिकता को पैसे से अलग कर देता है। बिल्कुल, सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर सवाल वही है, वेरिफिकेशन कैसे होता है?
मुझे अपनी शक्ल का डेटा किसी ब्लॉकचेन कंपनी को देना पड़े? ईमानदारी से कहूं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। प्राइवेसी का क्या? और ये चिंता बिल्कुल जायज है। कोई भी अपना बायोमेट्रिक डेटा किसी को नहीं देना चाहता। इंटरलिंक इस समस्या को जीरो नॉलेज प्रूफ यानी ZKP टेक्नोलॉजी से हल करता है। जीरो नॉलेज प्रूफ? हाँ, ये क्रिप्टोग्राफी का एक जादुई तरीका है, आप कह सकते हैं। जादुई? अब आप मेरी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत गुप्त दरवाजे की चाबी है। ZKP आपको दरवाजे के गार्ड को यह साबित करने की ताकत देता है कि आपके पास असली चाबी है। बिना उसे असल में दिखाए? हाँ, बिना चाबी दिखाए आप साबित कर देते हैं, लेकिन आपका राज आपके पास ही रहता है। वाह, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब इंटरलिंक का सिस्टम ये वेरीफाई कर सकता है कि मैं एक यूनिक इंसान हूं, बिना मेरे चेहरे का डेटा देखे या उसे अपने सर्वर पर स्टोर किए। बिल्कुल। जब आप ऐप पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, जिसमें फेशियल रिकग्निशन और लाइवनेस डिटेक्शन भी शामिल हैं, ताकि कोई तस्वीर या डीप फेक वीडियो इस्तेमाल ना कर पाए, तो आपका डेटा तुरंत एक इनक्रिप्टेड हैश में बदल जाता है। अच्छा। सिस्टम सिर्फ ये चेक करता है कि वैसा हैश नेटवर्क में पहले से मौजूद है या नहीं। अगर नहीं, तो आपको वेरीफाई कर दिया जाता है। आपकी असली बायोमेट्रिक जानकारी कभी भी आपके डिवाइस से बाहर नहीं जाती। आपकी प्राइवेसी 100% सुरक्षित रहती है। ठीक है, ये वाकई प्रभावशाली है। तो टेक्नोलॉजी ये पक्का कर रही है कि नेटवर्क पर हर कोई एक असली इंसान है, कोई बॉट नहीं। लेकिन सिर्फ असली इंसानों का एक नेटवर्क बनाने का क्या फायदा अगर उनके बीच कोई इकोनॉमी ही ना हो? सही सवाल। और मुझे लगता है इसका जवाब इनकी टोकन सिस्टम में छिपा है, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि इनके पास एक नहीं दो टोकन है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 2 टोकन्स की क्या जरूरत थी? हाँ, पहली नजर में ये जटिल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है। ये डोल टोकन मॉडल इकोसिस्टम में 2 अलग-अलग तरह के लोगों यानी आम यूजर्स और बड़े संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसे एक आर्केड गेम की तरह सोचिए। ओके, आर्केड गेम, मैं सुन रही हूँ। पहला टोकन है ITLG यानी इंटरलिंक जेनेसिस टोकन। ये उस आर्केड में गेम खेलकर जीते हुए टिकटों की तरह है। अच्छा। आप नेटवर्क में हिस्सा लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, लोगों को रेफर करते हैं और बदले में आप ITLG टोकन्स माइन करते हैं। इसकी कुल सप्लाई 100 बिलियन है, जिसमें से 80% इन्हीं ह्यूमन नोड माइनर्स के लिए रिजर्व है। और इन टिकटों से क्या होता है? इनसे आप आर्केड के अंदर छोटे-मोटे इनाम ले सकते हैं, जैसे डेव में वोट करना या मिनी एप्स में पेमेंट करना। समझ गई। तो $ITLG रोजमर्रा की भागीदारी और कम्युनिटी का टोकन है। तो फिर दूसरा टोकन $ITL क्या है? वो बड़ा वाला टेडी बेयर है जिसे जीतने के लिए हजारों टिकट लगते हैं। हाँ, उससे भी बढ़कर $ITL उस आर्केड का शेयर या हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। ओके। ये इंटरलिंक टोकन है, एक रणनीतिक रिजर्व एसेट। इसकी सप्लाई बहुत कम और फिक्स्ड है, सिर्फ 10 बिलियन। यूजर्स इसे सीधे माइन नहीं कर सकते। उन्हें अपने कमाए हुए $ITLG टिकटों को जमा करके इसे हासिल करना पड़ता है। और ये संस्थानों के लिए? हाँ, ये संस्थानों और पार्टनर्स के लिए है। वे $ITL को स्टेक करके इंटरलिंक के ह्यूमन लेयर यानी उस वेरीफाइड इंसानों के नेटवर्क तक पहुंच पाते हैं। तो $ITLG कम्युनिटी की करेंसी है और $ITL बिजनेस और वैल्यू की। ये दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। एक सेकंड, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। ये सुनते ही मुझे चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम की याद आ जाती है। क्या ये लोगों को कंट्रोल करने या उन्हें रेट करने का एक और तरीका नहीं बन जाएगा? ये थोड़ा डरावना लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये नाम थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है। ये कोई सामाजिक स्कोर नहीं है। तो फिर क्या? HCS इंटरलिंक के इकोसिस्टम के अंदर आपकी प्रतिष्ठा का स्कोर है। ये पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि आप नेटवर्क के लिए कितने सकारात्मक भागीदार हैं, आप कितनी नियमित रूप से माइनिंग करते हैं, आपके रेफरल कितने एक्टिव हैं, आप सिस्टम में कितना योगदान देते हैं। इसका मकसद लोगों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना है। और इसका इनाम क्या है? 2 बड़े इनाम हैं। पहला, आपका HCS जितना ज्यादा होगा, आपको उतने ही बेहतर माइनिंग रिवॉर्ड मिलेंगे। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, क्या? अपने ITLG को कीमती ITL में बदलने के लिए एक अच्छा HCS होना जरूरी है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क की असली वैल्यू उन लोगों के हाथ में रहे जो शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म भागीदारी के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये इकोसिस्टम को स्थिर बनाता है। समझ गए। तो टेक्नोलॉजी महत्वाकांक्षी है, इकोनॉमी जटिल है। अब सवाल ये है कि इनका असल दुनिया का प्लान क्या है? क्योंकि मैंने उनका रोड मैप देखा
और ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है। हाँ, वो छोटा नहीं सोच रहे हैं। 2025 तक उनका लक्ष्य 1 करोड़ वेरीफाइड यूजर्स तक पहुंचना है। 1 करोड़? इसी साल वे अपना इंटरलिंक कार्ड लॉन्च करने की भी योजना बना रहे हैं और प्रमुख एक्सचेंजों पर लिस्टिंग भी। और रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं, 2026 के लिए उनका लक्ष्य अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी करना है। हाँ, एक क्रिप्टो नेटिव कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ ही वे 180 देशों में AI फंडेड यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI पहल शुरू करने की बात कर रहे हैं। फिर 2027 से 2030 का लक्ष्य है 1 अरब वेरीफाइड यूजर्स। 1 अरब? 1 अरब? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज तक कितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने ऐसा कुछ हासिल किया है? लगभग किसी ने नहीं है। निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी और इसमें जोखिम भी है, लेकिन ये उनके विश्वास को दिखाता है। वे मानते हैं कि अगर आप 1 अरब लोगों के लिए एक वित्तीय सिस्टम बना रहे हैं तो आपको इसी पैमाने पर सोचना होगा। उनका तर्क है कि दुनिया में 1.4 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट या आधिकारिक ID नहीं है। उनके लिए ITLJ एक वित्तीय जीवन रेखा बन सकता है। ठीक है, विजन बहुत बड़ा है, लेकिन इसे थोड़ा जमीनी हकीकत पर लाते हैं। असल दुनिया में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? क्या मैं इससे अपनी कॉफी खरीद पाऊंगी? संभावित रूप से हाँ। सबसे सीधा इस्तेमाल तो पेमेंट्स का ही है। ITL को एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, सुपरमार्केट में, फ्लाइट टिकट के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन इसके प्रभाव शायद इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। बिल्कुल, वित्तीय समावेशन की बात करते हैं। सोचिए, WHO या यूनिसेफ जैसी कोई संस्था किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों को सीधे मदद भेजना चाहती है। इंटरलिंक के जरिए वे बिचौलियों और भ्रष्टाचार को हटाकर सीधे वेरीफाइड लोगों के ITLX वॉलेट में पैसे भेज सकती है। और उन्हें पता होगा कि मदद सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। एग्जैक्टली। यह वाकई शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी इन ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ी समस्या है। और डेटा इकोनॉमी का क्या? आजकल तो डेटा ही नया तेल है। बिल्कुल, और अभी ये तेल कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में है, जैसे गूगल और मेटा। वे हमारे डेटा का इस्तेमाल अपने AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए करती हैं और हमें उसके लिए कुछ नहीं मिलता। सही बात है। इंटरलिंक एक ऐसा बाजार बना सकता है जहां ये कंपनियां नैतिक रूप से जुटाए गए डेटा के लिए यूजर्स को सीधे ITLG में भुगतान कर सकती हैं। मान लीजिए वे चेहरे की पहचान वाले AI को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वे वेरीफाइड यूजर्स से उनके फेशियल स्कैन के इस्तेमाल का अधिकार खरीद सकते हैं। यहाँ यूजर अपने डेटा का मालिक है और उसकी कीमत तय करता है। व्हाइट पेपर में प्राइवेट इंटरलिंक L1 चेन लॉन्च करने की भी बात है। L1 यानी लेयर 1। इसका क्या मतलब है? ये उनके इकोसिस्टम के विस्तार का अगला कदम है। एक प्राइवेट L1 चेन लॉन्च करने का मतलब है कि वे बिजनेस और डेवलपर्स को एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। मतलब कंपनियां सीधे इंटरलिंक के वेरीफाइड ह्यूमन नेटवर्क के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स, मिनी एप्स और पूरी की पूरी इकोनॉमी बना सकती हैं। ये अमेज़न के AWS जैसा है, लेकिन Web3 के लिए और इंसानों के नेटवर्क पर आधारित। तो हमने एक ऐसी समस्या से शुरुआत की जो क्रिप्टो में बहुत आम है, अन्यायपूर्ण टोकन वितरण, और हम एक ग्लोबल, इंसानों से वेरीफाइड डिजिटल राष्ट्र की बात तक पहुंच गए हैं। हाँ, इंटरलिंक सिर्फ एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, ये वाकई एक रियल ह्यूमन इकोनॉमी बनाने की एक बहुत गंभीर और महत्वाकांक्षी कोशिश है। बिल्कुल, जहां शक्ति और मूल संस्थानों से हटकर वेरीफाइड व्यक्तियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। डुअल टोकन मॉडल, प्रूफ ऑफ पर्सोनाहुड और यूजर कंट्रोल्ड मार्केटप्लेस, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा विजन बनाते हैं। और उनका आने वाला ITLX वॉलेट इस विजन को अरबों लोगों तक पहुंचाने की चाबी हो सकता है। हाँ, जो ग्लोबल क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से परिभाषित कर सकता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इंटरलिंक का पूरा मॉडल इस एक विश्वास पर दाव लगा रहा है कि AI के इस युग में दुनिया की सबसे कीमती चीज कंप्यूटिंग पावर या पैसा नहीं, बल्कि वेरीफाइड यूनिक इंसानी पहचान होगी। अब जरा सोचिए, अगर वे अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं और 1 अरब लोग इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म की कीमत क्या होगी जो विज्ञापन दाताओं, डेवलपर्स या यहाँ तक कि सरकारों को 1 अरब असली इंसानों की बॉट फ्री ऑडियंस की गारंटी दे सके। ये सोचने वाली बात है। उस नींव पर किस तरह के नए एप्लीकेशंस, नई अर्थव्यवस्थाएं या शासन के कौन से नए रूप बनाए जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं सच कहूं तो अभी से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।